वेलकम टू यूपीसी फॉर अंडर प्रिविलेज। ये लेक्चर बहुत लेट हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट। इसके पीछे का एनवायरनमेंट का लेक्चर अपलोड होना बाकी है क्योंकि वो करप्ट हो गया था, मैंने उसको रिवाइव किया। तो फर्स्ट वो लेक्चर अपलोड होगा, उसके बाद ये लेक्चर अपलोड होगा। दिस वाज अबाउट टू बी द लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, बट देन कंसिडरिंग दैट आई कुड रिकवर दैट लेक्चर, सो आई विल बी अपलोडिंग एनवायरनमेंट फर्स्ट टाइम। लेट्स गो हियर फॉर इकोनॉमी। अभी वैसे आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए 112 डेज बचे हैं, बिकॉज टुडेज डेट इज 28 जनवरी से आगे आपके कितने बचे? ये 3 दिन चलो जाने दो, फिर 28, 31, 30 एंड 23। ठीक है, एक 115 दिन बचे हैं। सो आई वुड एडवाइज़ कि जो भी प्रीलिम्स में जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था लास्ट टाइम, अच्छा खासा मतलब अबव 60 जिन्होंने स्कोर किया था, और जिनका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, दे कैन एक्सटेंड मेंस का प्रिपरेशन टिल 100 डेज। जब 100 प्रीलिम्स को 100 डेज बचे हो तब से यू कैन स्टार्ट द काउंटडाउन ऑफ प्रीलिम्स, और हो जाएगा प्रीलिम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट वुड वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप सिंसियरली 100 डेज के लिए करो। 100 डेज के लिए 8-9 आवर्स 10 आवर्स 8 से 10 आवर्स अ डे ऑन एन एवरेज इज़ ओके फॉर 100 डेज। सो लेट्स स्टार्ट टुडे इकोनॉमी। ये सारे लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ, आई थिंक मैंने एक जनरल लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने ओवरव्यू बता दिया कि कैसे पढ़ना है। वो भी देख लोगे तो भी आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। मतलब इन डिटेल अगर चाहिए तो इन डिटेल के लिए फिर एनवायरनमेंट का अपलोड हो जाएगा। उसके पहले एक नॉर्मल हैबिट्स का अपलोड हुआ था, एंड दिस विल बी इकोनॉमिक लेक्चर। ये लेक्चर मैं इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज माई मोटो हियर इज़ टू टेल यू हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी एग्जैक्टली। क्योंकि मार्केट में अगेन मिस गाइडेंस बहुत है, और इन सारे मिस गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यू विल एंड अप वेस्टिंग 2-3 ईयर्स ऑफ यू, एंड देन यू विल रिपेंट अगेन कि अरे यार ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। जैसे क्लासेस का स्टडी मटेरियल पढ़ते रहोगे, स्टैंडर्ड बुक इग्नोर करते रहोगे, एंड यू विल एंड अप नोवेयर। सो लेट्स सी। इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेस मैं बता देता हूँ आपको कि 9th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ एकदम क्लियरली। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, इकोनॉमी के लिए नहीं पढ़नी है। 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पढ़नी है, लेकिन एक या दो बार, एक बार पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम रिवीजन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है बिकॉज इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। ठीक है, इसमें आई थिंक अराउंड 10 चैप्टर्स है। इसका ओवरव्यू ले लेना, बिकॉज ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है। ओवरव्यू मतलब एक बार पढ़ लेना, बिकॉज एक बार पढ़ने की ज़रूरत है इसीलिए बिकॉज जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे, लेट्स कंसिडर एक PY को आई रिमेंबर कि कौन से प्लान को महानबीस प्लान बोला जाता था, या कौन से प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस हुआ 5 ईयर प्लान में, तो वो सब ज़रूरी है। तो सो दैट ईजी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। लेकिन आजकल यूपीएससी वो क्वेश्चन पूछ नहीं रही, सो इट्स बेटर कि इसमें टाइम ना वेस्ट करें। लेकिन वैसे कोई बात नहीं है, 1 या 2 दिन में एनसीईआरटी पूरी पढ़ के हो जाएगी और 1 दिन में रिवाइज भी हो जाएगी। सो ये पढ़ना है। 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, तो ये नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, मत पढ़ना। उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रीलिम में कोई नहीं आने वाला है। दिस इज जस्ट जो जनरल मैक्रो इकोनॉमी है ये, इसमें माइक्रो मैक्रो दोनों है, लेकिन माइक्रो बहुत ही कम हमारे काम का है। ऊपर से ये जो एनसीईआरटी आउटडेटेड है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, क्योंकि इकोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे कंसेप्ट रेगुलरली रिवाइज होते रहते हैं। गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ जाती है और वो हर बार इसमें अकोमोडेट नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई आर फोकस इज़ कि ऐसा स्टैंडर्ड बुक हम रेफ़र करें जहाँ पे ये सारी चीज़ें अपडेटेड हो, क्योंकि हर ईयर ऑन ईयर न्यू कंटेंट ऐड होता जाएगा। फिर आप या तो कोचिंग के पीछे पड़ जाओगे या फिर एनसीईआरटी के पीछे, जो कि आउटडेटेड रहेगा। तो इसीलिए इसको मत पढ़ो। तो द रिसोर्सेज एंड अप, वी आर एंडिंग अप विद द रिसोर्सेज एज। हाँ, एक और अब स्टैंडर्ड बुक जो मैंने पढ़ी मैं बता देता हूँ आपको। रमेश सिंह नहीं पढ़नी है। ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है रमेश सिंह पढ़ के, क्योंकि हम लोगों ने हमारे ईयर्स वेस्ट किए इसमें, 2 ईयर वगैरह। बहुत सारे लोग, मैं नहीं, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो पुणे में जिन्होंने पढ़ाई की। पुणे का ये बाय डिफ़ॉल्ट इकोनॉमी का रिसोर्स है जो कि बिल्कुल काम का नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल काम का नहीं है, मेंस के लिए तो है नहीं, क्योंकि मेंस के सवाल ही अलग टाइप के आते हैं। एनीवे, उसके बाद फिर 2-3 और बुक है जो आई थिंक, एक श्री राम IAS की बुक है। ठीक है, वो भी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने देखी है एक बार ओवरव्यू लेके, तो वो भी कुछ काम की नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड, माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर यू इज़ टू गो फॉर विवेक सिंह।
ठीक है, विवेक सिंह सर की बुक है, लेटेस्ट एडिशन मेरे पास जो एडिशन है जो मैंने पढ़ी है, इसके बाद भी एक एडिशन आई है अभी लेटेस्ट में, मेरे पास 6 एडिशन है, अभी 7th एडिशन आई है। दिस इज़ द बुक। ठीक है, ये बुक पढ़नी है आपको, और इसके साथ क्या करना है वो मैं बता दूंगा। सो वी आर एंडिंग अप विद जस्ट 2 रिसोर्सेज, दैट इज़ विवेक सिंह एंड सेकेंड इज 11th की एनसीईआरटी। डोंट गो बियॉन्ड दिस, डोंट गो बियॉन्ड दिस। और करंट के लिए अपने पास पीटी है बस। ठीक है, इतने में आपका इकोनॉमी इनफ रिवाइज हो जाएगा इफ़ यू आर सिंसियर इनफ टू स्टडी दीज। ठीक है, ये भी पूरी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ने में वो मैं बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे। ठीक है, ये पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, और ये भी पूरी नहीं पढ़नी होती पीटी, ये मगअप नहीं करना होता। जो वो समझेगा आपको कि पीवाईक्यूज़ में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहा है कमीशन, ठीक है, पिछले बहुत सालों से, तो उन लाइंस पे हमको पीटी पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि फिर पेज 1 से पेज लास्ट तक पूरा पढ़ते चले गए। एनीवे, नेक्स्ट विवेक सिंह में क्या पढ़ना है। ठीक है, विवेक सिंह में ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ना है करके। विवेक सिंह में पहले 1 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, ये अगेन ये मुझे पता चला बिकॉज मैंने पर्सनल मेंटर लगवाया था कभी तो। सो उन्होंने ये एक ही अच्छा एडवाइस दी मुझे कि इकोनॉमी के लिए एक और है, अच्छा हुआ याद आया, एक फेमस सर है मृणाल पटेल सर। ठीक है, मृणाल पटेल सर का देखिए कंटेंट अच्छा है। ठीक है, नो बडी वुड डिनाई दैट, कंटेंट बहुत अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इज़ कि सर का इतना वो हेवी हो जाता है कंटेंट कि वो लास्ट मिनट रिवाइजन में बहुत दिक्कत देता है। ऑल्सो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। लाइक लेट्स कंसिडर, अगर आप पूरे नोट्स उनके कंसर्वेट करो तो यू विल गेट अराउंड 1000 to 1200 पेजेस। और जब आपको लास्ट रिवीजन करना हो, एकदम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, तब आप कैसे करोगे बताओ। और या फिर कैसे आप उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके अंडरलाइन करके कैसे कंसल्ट करोगे। तो उसके लिए आप काम बढ़ जाएगा कि पहले 1200 पेजेस पढ़ो, फिर इसको कंसल्ट करो 400 पेजेस में, फिर इसको कंसल्ट करो 100 पेजेस में। दैट इज़ टू लेंदी प्रोसेस। वो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग कर भी लेंगे और बिल्कुल लोग आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन मेरा वो स्टांस नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग जैसे वो शिवेंद्र सर है, उनका भी ये स्टांस नहीं है। या फिर एक वो अगेन मैं उनका नाम लेता रहता हूँ, वो कप्तान सर है, उनका भी स्टांस नहीं। तो बहुत सारे लोगों का स्टांस नहीं है मृणाल पटेल सर के रिसोर्स को फॉलो करने का, बहुत सारे लोगों का है। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अपना डिसाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विवेक सिंह में ये है कि पहला, हाँ विवेक सिंह में आप हम लोगों को 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। विवेक सिंह में पहला, दूसरा, तीसरा और 4, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक 5 और चैप्टर है जो एडिशनल है, वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन प्राइमरीली 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एनीवे 4 चैप्टर में सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, दूसरा है मनी एंड बैंकिंग 1, फिर मनी एंड बैंकिंग 2 एंड देन है गवर्नमेंट बजटिंग। इसके बाद एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी सवाल आते रहते हैं, रेगुलरली आए हैं, इसीलिए ये 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको। वैसे तो 4 कंसिडरिंग की जो कोर इकोनॉमी पूछा जाता है, अगर एग्रीकल्चर का पोर्शन हमारा वैसे भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बहुत कवर होता है, जो कंसेप्चुअल है वो, बट देन वो स्कीम ओरिएंटेड है या फिर इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो आप लोगों को ये इतना करना है एंड फिर 11 की एनसीईआरटी एक बार अच्छे से देख लेनी है, और इन्हीं लाइन पे इन्हीं सेक्शन का, ठीक है, PT 365 पढ़ना है। दैट्स ऑल, यू विल बी सॉर्टेड फॉर द प्रीलिम्स, ट्रस्ट मी, यू विल बी सॉर्टेड फॉर द प्रीलिम्स। बट व्हाट यू विल फेस इन द प्रीलिम्स की ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आपने पढ़े ना हो। व्हाट मैक्सिमम क्या हैपन इज कि यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल देम, बट देन रिकॉलिंग के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इन्हीं चीज़ों का। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेट्स कंसिडर अगर हम वेटेज चेक करें, ठीक है, एनीवे मैं बताता हूँ वेटेज के बाद में। अगर वेटेज चेक करें तो 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल ही आपको हवा नहीं लगेगी उनकी, लेकिन हम लोग को उन क्वेश्चंस के लिए फाइट नहीं करना है। लेट्स कंसिडर ऑन एन एवरेज अगर इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो वी हैव टू ट्राई टू गेट 10 एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, दैट इज़ आवर टारगेट। तो कोई क्वेश्चन ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज़ ऑल। नाउ अभी हम देखेंगे वेटेज का क्या सीन है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के वेटेज में मैं बताता हूँ, देखो 2022 तक का है मेरे पास। अगेन दिस रिमेन्स सेम अक्रॉस ईयर्स। इसमें आए हैं इकोनॉमी के 17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज सब कुछ आ गया उसमें।
एक्ट्स भी, उसका मैं अलग से बताऊंगा एक्ट्स का क्या करना है तो, ठीक है। फिर क्योंकि आपको जैसे बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे या फिर बहुत सारे बैंकिंग रेगुलेशन मिलेंगे कि लेट्स कंसीडर बेंचमार्क रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, फिर उसके कंपैरिजन में जितने भी टूल्स निकाले हैं बैंकिंग सेक्टर ने, तो वो टूल्स याद करना मुश्किल हो जाता है कि डिपॉजिट बैंक ने आरबीआई के पास रखा है या आरबीआई ने बैंक के पास रखा है, ठीक है, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, बैंक में कितना % कौन से बैंक को ऑब्लिगेटेड है ये लोगों को लोन डिस्पर्स करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये सब कुछ अगर हमारे पास कंसोलिडेटेड हो तो दैट वुड बी बेटर। तो उसका क्या करना है, आई टेल यू, क्योंकि इसमें का सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग पार्ट है मनी एंड बैंकिंग 1, ठीक है। विल गेट टू दैट जब हमारे पास वो बुक है PYQs क्या है इम्पोर्टेंस की, कि कौन सा इंपॉर्टेंस कैसा है PYQs का, उसके अकॉर्डिंग विल सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स पहले पढ़ ली है फिर मनी एंड बैंकिंग, फिर मनी एंड बैंकिंग टू, फिर गवर्नमेंट वेटिंग, फिर ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू स्टडी कि कहाँ पे हाईएस्ट रिवॉर्ड है, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। एक बार पढ़ने के लिए लगे तो सिक्वेंशियली पढ़ लेना, लेकिन रिवाइज करते टाइम, ब्रशअप करते टाइम, कंसोलिडेट करते टाइम हमेशा ऐसा कंसोलिडेट करना है कि हमको समझें कि ठीक है ये हाईएस्ट रिवॉर्डिंग है और यहीं से स्टार्ट करना है, सो दैट सारी मतलब वी वुड एबल टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द रिविजन। इसीलिए सो 2022 में 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 2021 में 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने हैं 17, 16, देन 21, फिर 20 एंड देन 15। इसमें करंट छोड़ के है, करंट नहीं है इसमें, एंड अगेन 15, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम 2022 टू 2017, 22, 21, 20, 19, 18, 17, हाँ 2017। तो ऑन एन एवरेज मतलब 16-17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर एबल टू फाइंड। सो अब इनको अगर 17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे अभी, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल ट्रेंड। सो लेट मी रेफर दैट बुक अगेन, यू हैव टू रेफर दिस बुक, I have told you this multiple times, so I will not repeat it again. इकोनॉमी की इफ़ यू सी, तो इकोनॉमी की यहाँ पे लगभग 6 हेड्स दिए हैं और उसके अंदर बहुत सारी थीम्स दी हुई है। तो ये जो 6 हेड्स है इनको हम अलाइन करेंगे इन 4 या 5 चैप्टर के हिसाब से, प्राइमरीली 4, ठीक है, क्योंकि एडिशनल चैप्टर है। अब ये जो 4 हैं तो यू विल सी कि जैसे पहला है बेसिक्स, हेड में जो बेसिक्स है उसके अंदर 2 थीम है, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड अदर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमी, ठीक है। these have been asked for like 16 questions have been asked from this, ठीक है, 16 क्वेश्चन, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग दैट इज हेड 3, 4, 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक 27, 29, 23 एंड 21। कितना यार 27, 29, 23 एंड 21, ये 21 है ना। तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, दैट इज मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। एंड द थर्ड दैट इज हेड 2, फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग, 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। और एग्रीकल्चर का इस इकोनॉमी के पेज पे मेंशन नहीं है, एग्रीकल्चर का इज मेंशनड ऑन पेज नंबर 397 बिकॉज 30 more questions of eco are mentioned on page number 397. तो let's go to 397. तो इफ़ यू सी 397 पे जो पहला हेड है नेशनल इनिशिएटिव्स, वहाँ पे उसमें देखो रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर, फूड। तो एग्रीकल्चर इज़ द वन पार्ट जहाँ पे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसमें ज्योग्राफी भी थोड़ा रिलेटेड आएगा इन सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन में, एंड इकोनॉमिक्स भी आएगा एंड एनवायरनमेंट भी आएगा। उसके बाद है फूड, ठीक है, फूड 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद है डिजिटल इंडिया, इकोनॉमी, इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्किलिंग एंड जॉब, इंश्योरेंस एंड पेंशन। दीज आर ऑल मिसलेनियस, तो मिसलेनियस आ रहे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये पेरिफेरी से आएंगे, कहाँ से भी आ सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन आवर कॉमन सेंस कि कहाँ कितना जनरल अवेयरनेस है, न्यूज़पेपर कितना पढ़ा है, इन जनरल अवेयरनेस कितना है, उसके ऊपर है। लेकिन व्हाट यू हैव टू टारगेट इज दिस,
अब इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कितने आ रहे हैं, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 एंड 2। इसमें भी पार्ट 1 का ज़्यादा है, यू विल सी दैट लेटर, ठीक है। बिकॉज विवेक सिंह में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंशन है, तो यू विल सी अराउंड 47 to 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन आर सिंपली फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 और रिमेनिंग आर फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में बहुत कम सवाल है, इनफैक्ट विवेक सिंह में मैंशन ही नहीं है पार्ट 2 में जो भी सवाल है वो, बट देन हमारे पास है यहाँ पे अवेलेबल कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो वील प्रायोरिटाइज मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 फर्स्ट, देन पार्ट 2, देन वील प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट बजटिंग एंड देन वील प्रायोरिटाइज फंडामेंटल। सब लोग फंडामेंटल्स में एनर्जी लगा देते हैं कि ठीक है जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, नॉमिनली, ये वो सब उसमें एनर्जी खर्च कर देते हैं। फिर मनी एंड बैंकिंग करते करते हालत ख़राब हो जाती है, गवर्नमेंट बजटिंग में और हालत ख़राब हो जाती है। सो पढ़ते रहें, ध्यान में रखना। गो फॉर चैप्टर 2 फर्स्ट, देन चैप्टर 3, देन चैप्टर 4 एंड देन चैप्टर 1, देन एग्रीकल्चर, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैं बताऊँ कि जो इसका इंडेक्स है विवेक सिंह का, उसमें चैप्टर 1 के 10 नंबर ऑफ प्री के क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड एंड 3 नंबर ऑफ मेंस के क्वेश्चन। मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 में 48 नंबर ऑफ प्री के क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, दिस इज टिल 2022। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम लाइक 2011 एंड 2 नंबर ऑफ मेंस के क्वेश्चन। देन मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 में कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट देन ऐसा नहीं कि उससे सवाल नहीं आए हैं सवाल। लेट्स कंसिडर जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे सवाल आए हैं, या फिर सरफेसी एक्ट से क्वेश्चन आए हैं, एनपीए से क्वेश्चन आए हैं, ठीक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से क्वेश्चन आए हैं। सो यू विल हैव टू सी दैट। एंड गवर्नमेंट बजटिंग में 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन प्री एंड 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फॉर मेंस। देन इंडियन इकोनॉमी में जो एक सेक्शन यहाँ पे दैट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ 1947 to 1991 एंड बियॉन्ड दैट, 1 number of question that is in 2017 and 1 number of question for me that is in 2014। एंड देन इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं, फिर सब्सिडीज़ के ऊपर 3 क्वेश्चन हैं, एंड एग्रीकल्चर के ऊपर देयर आर 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन। दैट मीन्स कि उसके बाद फिर एक दो ही है, बट देन वी कैन नॉट प्रायोरिटाइज दैट। प्रायोरिटी हमको इसी को देना है क्योंकि ये करते करते हमको बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन मिसलेनियस सब्जेक्ट के ऊपर, इन मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर फोकस देने से बेटर कि आप एक बार और पॉलिटी रिवाइज कर लो, एक बार और मॉडर्न रिवाइज कर लो, एक बार और एनवायरमेंट रिवाइज कर लो, बिकॉज दैट वुड फेच यू गुड मार्क्स, ठीक है। हो गया। नाउ अब क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, अब पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूँ, पढ़ना कैसा है वो भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेट मी पुट इट करेक्टली। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 से, एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड विद दैट, ओके, बिकॉज मनी एंड बैंकिंग में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो याद रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू टू फोकस मोर ऑन मनी एंड बैंकिंग 1 और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, ट्राई करो नोट्स बनाने के। लेट्स कंसिडर फंक्शन ऑफ मनी क्या है, फटाफट लिख दो। जैसे मैंने नोट्स बनाया है, मैं थोड़ा आपको पढ़ा के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया आ जाए। जैसे फंक्शन ऑफ मनी में मैंने क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट है, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू है, दैट्स ऑल। फिर आरबीआई जो मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो करेंसी इशू करती है, मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। एक सिर्फ ऐसे आरबीआई लिखा है, पॉइंटर 1 लिखा है इशूज करेंसी, पॉइंटर 2 लिखा है कंट्रोल मनी सप्लाई, पॉइंटर 3 लिखा है एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, पॉइंटर 4 लिखा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 5th लिखा है एक्ट्स एज ए बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम, एंड 6th लिखा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ब्रैकेट में लिखा है 2 बैंक्स। दैट मीन्स कि एक बार आपका, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग आई थिंक 70-80 पेजेस का एक सिंगल चैप्टर है, उसको रिवाइज करने में हालत ख़राब हो जाती है, तो बेटर उसको 10-15 चैप्टर में कंसिडर कर लो सिंपल वर्ड में, सो दैट आप मनी एंड बैंकिंग में गलती करोगे ही नहीं। जब मनी एंड बैंकिंग में गलती नहीं हो रही है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके एड्रेस हो जा रही है। जैसे आगे लिखा है मैंने कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, तो CRR है एक, फिर बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी 2 टाइप होते हैं, आउटराइड OMOs है, फिर रेपो OMO है, फिर आगे जाके रिवर्स रेपो जो है, बैंक रेट है। अब इसमें मैं बताता हूँ, अब कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आउटराइड OMO क्या होता है, फिर रेपो OMO क्या होता है। OMO इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो क्या होता है वो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर रिवर्स रेपो, ठीक है। फिर उसके बाद ओवरनाइट, 7 डे और 14 डे के जो मैच्योरिटीज़ होती है, ठीक है, उनमें एग्जैक्ट डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे तो चलो ओवरनाइट 7 डे 14 डे में पता चल रहा है, लेकिन बाकी जो है कॉल मनी, नोटिस मनी, उसमें मैच्योरिटी क्या होती है वो याद रखना प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है, इन सारी चीज़ों को आप एक ही जगह पे कंसिडर कर लो।
फिर बैंक रेट क्या होता है, आगे आगे मैं बताऊँ आपको, आगे आगे कन्फ्यूजन कहाँ पे जाएगा। लेट्स कंसिडर जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है कि फिक्स रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड और स्पेशल सिक्योरिटीज़, इसमें किस में क्या आता है, ठीक है, मतलब कौन सा टूल, कौन सा फाइनेंशियल टूल इसके कौन से सेक्टर में आता है, ये आपको फटाफट याद अगर होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आए हैं। इफ़ यू सी 2025, 2024, 2023 के क्वेश्चन पेपर, यू विल सी कि टेक्निकल सवाल मनी एंड बैंकिंग से आए हैं प्रीलिम्स में। सो रमेश सिंह ये एड्रेस नहीं करने वाला, या और कोई भी नॉर्मल बुक एड्रेस नहीं करने वाला, लेकिन विवेक सिंह में ये बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। सो इफ़ यू रीड दैट वेल एंड देन गेट दैट इनटू योर नोट्स, तो यू विल बी सॉर्टेड। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट और बॉन्ड मार्केट में जो भी बाइंग एंड सेलिंग टूल्स होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ किस तरह की मैच्योर होती है, कौन सी सिक्योरिटी किस साइड में आती है, इसके ऊपर भी सवाल आया है PY इसमें 2025 में, एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आप नोट्स में बना लोगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा कि डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है, टाइम डिपॉजिट में कौन सी चीज़ें आती है, मतलब उसके क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या उसकी विशेषता है, सो दैट वो आपको याद रह जाए। तो ये अगर सारी चीज़ आप याद रखोगे, लेट्स कंसिडर फॉरेन अकाउंट है, तो फॉरेन में भी 3 टाइप के अकाउंट है, तो कौन से अकाउंट की क्या कंडीशंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अभी इसमें आप पढ़ लोगे, लेकिन वो याद नहीं रह पाएगा। फास्ट फॉरवर्ड रीजन के टाइम पे आपको बहुत लोड देगा वो, और आप फोमो क्रिएट होगा कि अरे, क्योंकि आप हाईलाइट कर लोगे उसको और फिर पढ़ते जाओगे सब कुछ पढ़ते जाओगे, जो नहीं पढ़ोगे उसके बारे में फोमो क्रिएट होगा। तो बेटर कि उसको कंसल्ट करके आप नोट्स में बना लो। सिर्फ आई वुड रिकमेंड यू टू मेक नोट्स ऑफ सिर्फ मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1, दैट्स ऑल, ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर इन इकोनॉमी। उसके बाद अगर वो हो जाएगा ना, फिर बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी आप कर लोगे सब कुछ। तो वो नोट्स बनाना, आई वुड रिकमेंड दैट। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, लेट्स कंसिडर यूपीएससी ने बहुत बात पूछा है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, फिर उसके बाद बॉन्ड यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, बॉन्ड प्राइजेस, आरआर सीआर मतलब सीआरआर, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइजेस और इंटरेस्ट, इन सब की इंटरनल रिलेशन जो है, ठीक है। तो ये सिंगल पेजेस में ये बना के रखे हैं मैंने, ठीक है। या फिर अगर एक्सटर्नल डेट इंक्रीज होता है तो फिर सॉवरेनिटी लॉस होती है, नहीं इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। या फिर रुपी डिप्रिसिएशन में रेमिटेंसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, कम्पिटिटिवनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, परचेसिंग पावर पैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट यूजुअली यूपी से ऐसे ही पूछता है कि इफ़ दिस इंक्रीजेज देन दिस विल नेसेसरीली, और नेसेसरीली हटा देगा या तो वहाँ से, ऐसे सवाल आए हैं PYQs में। इफ़ यू एनालाइज देम वेल यू विल अंडरस्टैंड कि ये सवाल बार बार आए हैं, ठीक है। तो या फिर नीड इंक्रीज होता है या रीड इंक्रीज होता है तो रुपये अप्रिशिएट होता है डिप्रिशिएट होता है, ये भी सवाल आया है। और ये सारी चीज़ें अगर आप एक पेज में निकाल लोगे पूरी की पूरी, तो आपको फटाफट रिवीजन करने में याद हो जाएगा। तो यू हैव टू डू दैट। मेहनत सबको आपको ही करनी, देखो मैं बस बता रहा हूँ आपको डायरेक्शन, ठीक, मैं कुछ करके नहीं देने वाला, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। बिकॉज ऑल्सो आई ऑल्सो हैव टू स्टडी फॉर माई ओन एग्जामिनेशन, ऑल्सो आई हैव टू वर्क फॉर 8 hours a day एटलीस्ट। तो फिर इसके लिए मैं आपको बस डायरेक्शन बता रहा हूँ कि क्या करना है, क्या आप कर सकते हो कि आपको इजी देगा, जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मेहनत तो लास्ट में आपको ही करनी है, इसीलिए मैं आधे घंटे के 10-10 मिनट के लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। आई एम पुटिंग लेक्चर ऑफ 1 hour, ठीक है। जिसको भी सीरियस, जो भी सीरियस है इन एग्ज़ाम के बारे में वो पढ़ेगा, जिसका अटेंशन स्पैन ही 30 मिनट का है, उसको मैं क्या ही बोलूँ फिर, उसके लिए तो आई डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। नाउ वील गो, आई विल टेल यू कि यूपीएससी के PYQs में जो भी हमने सॉल्व किए हैं, क्या ट्रैप्स सेट किए हैं यूपीएससी ने, ठीक है। तो मेजरली मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों के बीच में डाउट आया होगा कि सर ये पीटी में और इसमें आपने तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट मेंशन ही नहीं किया है। सी आई हैवंट सीन एज सच, मतलब मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि प्रीलिम में बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं। एक ट्रेंड पूछा गया है कि लास्ट इतने सालों में इस चीज़ का ट्रेंड क्या हुआ है। वो ऐसा है कि अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है इकोनॉमी की, न्यूज़पेपर वगैरह ठीक ठाक, तो आपको पता होते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर पढ़ना है आपको तो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ लेना। समरी मतलब जो भी 3-4 पेज की समरी आती है ना, उतनी पढ़ लेना। पूरा हमको पार्ट 1 पार्ट 2 सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होगा, ठीक है, बजट का भी, क्योंकि वो कोट करना पड़ेगा आपको डिफरेंट आंसर्स में, कंक्लूजन में भी, बॉडी में और वे फॉरवर्ड में, इंट्रोडक्शन में भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रीलिम में आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई स्टोन अनटर्न ना रहे, इसके लिए आप एक बार देख लेना
कि ठीक है 2-3 पेजेस का बजट का समरी और 3-4 पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे का समरी, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो ये भी ऐड कर दो, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ठीक है, बट देन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला, PYQ इसके सिवा यू आर गोइंग नोवेयर। ठीक है, नाउ PYQ में क्या करता है यूपीएससी, आई विल रीड इट फॉर यू, पूरा लिखूंगा नहीं तो फिर और लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, ट्रैप्स क्या है, ट्रैप्स है कीवर्ड्स। कीवर्ड के ऊपर यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछा है कि लेट्स कंसिडर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ये कीवर्ड है। तो या फिर बहुत सारे लेट्स कंसिडर ये पूछा था ना एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ये भी कीवर्ड्स ही है। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड के ऊपर यूपीएससी पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे बहुत बार पूछा है। तो मेरे पास कोई होगा एक आधा PYQ, तो मैं एक बार एक आधा क्वेश्चन आपको सुना देता हूँ, सो दैट आपको टेंशन ही ना रहे उस चीज़ का। कोई है क्या सवाल यहाँ पे, 1 वर्ड आते हैं, इसके क्वेश्चन ही 1 वर्ड आते हैं इकोनॉमी में बहुत सारे, इसमें तो ऐसे रैंडमली ढूंढना बहुत मुश्किल है। देखो बट यू विल सी व्हेन यू विल सॉल्व द PYQs नो, तब यू विल सी कि ओके हाँ यू विल सी कि अब लेट्स कंसिडर यहाँ पे है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बिटा रेफर्स टू। ठीक है, तो मतलब बिटा के कीवर्ड पे ऐसा वाला है, दिस इज इन 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो कीवर्ड के ऊपर सवाल आएंगे, उसके बाद आएंगे बैंक ग्रुपिंग्स के ऊपर, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है, फिर NDB है, IBRD वगैरह वगैरह। उसके बाद स्वैप होता है, ये हाँ ये बैंकिंग के ऊपर सवाल आएंगे, मतलब इनके भी स्टेटमेंट स्वैप होते हैं। मे बी ADB का NDB को लगा दिया जाएगा कोई प्रॉपर्टी की, ये यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, ये उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वगैरह वगैरह, या फिर AIIB का IBRD को लगा दिया जाएगा। बहुत सारी एक इंस्टीट्यूशन की जो पैरामीटर्स है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को लगा देंगे, ये स्वैप है, ये बेसिकली वहाँ पे प्ले करता है यूपीएससी। उसके बाद स्वैप क्या है कि इंक्रीज को डिक्रीज कर देगा, लेट्स कंसिडर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है, या इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, या एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है रुपये की अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से वगैरह वगैरह। फिर लो हाई कर देगा, इंटरेस्ट लो या इंटरेस्ट हाई कर देगा। फिर हाई रिस्क लो रिस्क कर देगा, आगे ने सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड के सवाल में ऐसे करेगा। ठीक है, डिक्लाइन या इंक्रीज कर देगा, वही इंक्रीज डिक्रीज सेम ही है। उसके बाद है स्टेडीली इंक्रीज या स्टेडीली डिक्रीज, यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज आजकल पहले ऐसा था कि स्टेडीली इंक्रीज या स्टेडीली डिक्रीज कर दिया मतलब स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है, लेकिन अभी यूपीएससी भी स्मार्ट हो गया है, उसको समझ गया कि मार्केट में इतने सारे हमारे जैसे मेंटर्स आ गए हैं जो क्लेम करते हैं, उनको सब प्रोसेस पता है, तो उनको अपनी औकात दिखाने के लिए यूपीएससी ने स्टडीली इंक्रीज और स्टडीली डिक्रीज वाली स्टेटमेंट, करेक्ट वाले स्टेटमेंट डालने शुरू कर दिया है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। उसके बाद जो परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, ये एक ट्रेंड है, अगेन ये भी मैंने निकाला है कहीं से, जैसे पावर ऑफ PYQ करके एक अर्जुन IAS करके एक चैनल है, उनका एक अच्छा प्रोग्राम है, वो PYQ एनालिसिस के लिए दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। तो वहाँ पे ऐसे दिखा है कि जब परसेंटेज का रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो बिलो 50% जब कोई डेटा दिया जाता है तो यूजुअली करेक्ट पा गया इकोनॉमी के क्वेश्चन में सिर्फ। ठीक है, 50 to 80% लेस चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट है, एंड अबाउ 90% कम्प्लीटली रॉन्ग है। उसके बाद डेफिनेशन स्वैप की जाती है, पहले की डेफिनेशन दूसरे को लगाई जाएगी, दूसरे की डेफिनेशन पहले को लगाई जाएगी। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एंड एम ऑफ एनी इनिशिएटिव बोला जाएगा, जो ग्लोबल इनिशिएटिव होगा, नेशनल इनिशिएटिव होगा, वो यूजुअली करेक्ट देखा गया है। अगेन यू विल सी दिस व्हेन यू विल सॉल्व द PYQs। फिर अब देखो ये कब काम आता है, ये सारे मैं क्यों बता रहा हूँ चीज़ें, दीज आर ऑल मिसलेनियस थिंग्स, दिस इज़ नॉट द वे जिसको आप पहली प्रायोरिटी दो वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। द पहली प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी योर कंटेंट एंड योर नॉलेज, योर इन्फॉर्मेशन जो भी है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जाएगी नॉलेज को ही, नॉलेज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद जब आप 2 ऑप्शन में भी एलिमिनेट कर चुके, ठीक है, जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं तब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब रिमेनिंग 2 में क्या है, तो रिमेनिंग 2 के लिए ये लॉजिक लगाना है। लेट्स कंसीडर आपने एक भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, सी यू विल हैव टू अटेंड अराउंड 80 to 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतना ही मैं डिसेंट मानता हूँ, इससे 85 के बियॉन्ड फिर ज़रूरत नहीं है ऐसा, और 80 के नीचे फिर यू माइट गेट आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो फिर 80-85 अटेंड करने के लिए यू विल हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसे ब्लंट रिस्क नहीं लेने हैं एकदम ब्लाइंड फोल्ड होके, वैसा नहीं, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क के लिए ये सारी चीज़ें काम पड़ती है।
पहली प्रायोरिटी तो हमने रिसोर्स डिस्कस कर ही लिया, वो तो करना ही है आपको। नेक्स्ट वर्ड ट्रैप जो है एनी, मोस्टली, ऑल, मैंडेटरी, स्पेशली, पर्टिकुलरली, ये यूजुअली रॉन्ग होते हैं, ये पाए गए हैं। नॉट, मस्ट, शैल, सब्स्टिट्यूट, ये भी यूजुअली रॉन्ग पाए गए हैं। अगेन ये मैं इकोनॉमी के लेक्चर एनवायरनमेंट के लेक्चर में बताया है आपको कि रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट यूजुअली रॉन्ग होते हैं बिकॉज यूपीएससी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज़्यादा हो जाता है उन चीज़ों का। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, और या फिर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो मैंडेटरी थिंग्स है कि जैसे BIS स्टैंडर्ड ये है, न्यूक्लियर या फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड ऐसा है, ये मैंडेटरी है, वो यूजुअली करेक्ट होते हैं क्योंकि रेगुलेशन ज़रूरी है। और मैंडेटरी में अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ हो तो फिर वो रॉन्ग है ऑब्वियसली, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी तो नहीं हो सकता। फिर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूजुअली चेंज किया जाता है बिकॉज अगेन उसमें बर्डन पर बहुत कम हो जाता है यूपीएससी पे। हेडक्वार्टर्स और मेंबर चेंज की जाते हैं इंस्टीट्यूशन के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। देन थीम ऑफ द रिपोर्ट चेंज की जाती है। जैसे ओल्ड अगर थीम है कोई तो समझ लेना वो रॉन्ग है, रिसेंट अगर है तो यूजुअली करेक्ट पाई गई है। फिर जो सेशन है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो सेशंस है, वो सेशंस अगर ओल्ड है तो यूजुअली रॉन्ग है, और न्यू है, न्यू सेशन मतलब अभी रिसेंट वाले सेशंस है। ओल्ड मतलब लेट्स कंसिडर 2026 के प्रीलिम में 2023 के सेशन के बारे में बात की गई है, तो यूजुअली वहाँ पे यूपीएससी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, वो रॉन्ग है। लेकिन 2026 में 2026 या फिर 2025 के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रही है तो दैट इज़ यूजुअली फाउंड करेक्ट। देन फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है या डिपार्टमेंट है या उसकी फर्स्ट अनाउंसमेंट है, ये सारी चीज़ें रॉन्ग होती है। अगेन दीज आर रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट, व्हेन यू विल सॉल्व द PYQs यू विल अंडरस्टैंड दिस। फिर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है कि ये वाला डिपार्टमेंट ये वाले मिनिस्ट्री के अंडर आया है, ये से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल 10 बार ये चीज़ पूछी गई है, 10 नंबर ऑफ टाइम्स, एंड 9 नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट स्वैप कर दिया यूपीएससी ने, और ओनली एक बार यूपीएससी ने उसको करेक्ट मैच दिया है, वो भी लास्ट ईयर। इसलिए मैं बोल रहा था कि यूपीएससी भी शाने लोगों को पहचान रही है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी डिज़ाइन कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्री यूजुअली रॉन्ग देते हैं ये लोग। फिर टारगेट सेक्शन चेंज कर देते हैं कि लेट्स कंसिडर रूरल वीमेन है या ST/SC कम्युनिटीज़ है, या फिर जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है वो हैं, ठीक है, इनको चेंज कर देंगे। या फिर 60 के बिलो है कैंडिडेट या 18 के अबव है तो उनको ईयर उनका चेंज कर देंगे। फिर मेन एम चेंज कर देंगे कि ये है। इसमें भी क्या है कि अगर वाइडर है ना कोई स्टेटमेंट का ऐसा है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये एज ग्रुप को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो क्योंकि वाइडर एप्लीकेशन है किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है तो यूजुअली स्टेटमेंट रॉन्ग पाया गया है, क्योंकि अगेन ये इंक्लूजन इसको डिनोट करते हैं। फिर फंड अमाउंट चेंज की जाती है कि ये वाले इनिशिएटिव के लिए इतना फंड सैंक्शन हुआ था, क्योंकि अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना ईजी है यूपीएससी के लिए। फिर डेट ऑफ अग्रीमेंट चेंज की जाएगी, या फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर चेंज, फॉर्मल को इनफॉर्मल से स्वैप किया जाएगा, इनफॉर्मल को फॉर्मल से स्वैप किया जाएगा। फिर वर्ड्स जो ऑप्शन में आते हैं वो वेग ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे लेट्स कंसिडर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फाइंड वर्ड्स मेंशन इन द क्वेश्चन इन द ऑप्शन। यूजुअली क्या होता है, कभी के ऑप्शन बहुत वेग होते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत कम हो रहे होते हैं हमारे, तो हमको वी हैव टू इंक्रीज इट, तो थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है व्हेन यू सी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और कौन से ऑप्शन में वो सेम चीज़ें मेंशन्ड है, तो एक कॉमन सेंस के लिए वहाँ पे समझ में आ जाता है कि व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद कोई चीज़ को अगर मेंशन किया गया कि लेट्स कंसीडर ट्वाइस है, थ्राइस या 4 बार ऐसा हुआ है, 4 टाइम्स क्या है, तो यूजुअली रॉन्ग है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट देन वेग अगर स्टेटमेंट है कि मोर देन दिस, मोर देन दैट, लेस देन दिस, लेस देन दैट, तो यूजुअली करेक्ट आती है। अब ये आपको मैं भी इतना नहीं समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट देन PYQ सॉल्व करो, और PYQ ही सॉल्व करो, ये रहने दो एक बार पढ़ने के, लेकिन PYQ पहले सॉल्व करो, उसके बाद ये पढ़ो फिर वापस PYQ सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज नहीं की तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल थैंक मी लेटर। फिर नीति आयोग के बारे में जो सवाल आते हैं ना कि ये रेगुलेट करता है या फंड सैंक्शन करता है, ये सब रॉन्ग है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना नीति आयोग बस एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी नीति आयोग बस एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक रेगुलेशन का काम नहीं करता, फंड सैंक्शन करने का काम नहीं करता। फिर रेगुलेशन में सेंटर की पावर को स्टेट के साथ स्वैप कर दिया जाता है, स्टेट की पावर को सेंटर के साथ स्वैप कर दिया जाता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव वर्ड्स है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एडवाइस, अवेलेबिलिटी, गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारे वर्ड्स या फिर इनमें से कोई वर्ड जो भी ऑप्शन में मेंशन होते हैं, यूजुअली दैट ऑप्शंस टेंड टू बी करेक्ट ऑप्शन। फिर लेकिन निगेटिव वर्ड जो है नेवर, फर्स्ट, मेनली, कम्प्लीटली, बाइंडिंग, टोटली,
दीज आर टेंड टू बी द ऑप्शन विच आर रॉन्ग। फिर इंटरचेंज कर दिया था, दैट इज़ अगेन स्वैपिंग, कि क्रिमिनल को सिविलियन से कर दिया कि ये क्रिमिनल के लिए लागू है लेकिन सिविलियन वहाँ पे लिख दिया। फिर ऑल है, सब के लिए लागू है, ठीक है। नो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, ऐसा तो होगा नहीं, अभी ग्लोबल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टेज में है अभी भी, तो और या फिर ट्रेडिशनली भी तो ग्लोबल कोऑपरेशन तो चाहिए ही इकोनॉमिकल फ्रंट पे, तो उसके लिए इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी ही है। तो नो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन लिखा तो दैट सीम्स टू बी द रॉन्ग ऑप्शन। देन चीपर को एक्सपेंसिव से रिप्लेस कर देते हैं। अनलिमिटेड वर्ड होते हैं, अनलिमिटेड क्या होता है दुनिया में, कुछ नहीं होता अनलिमिटेड एक्सेप्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। उसके बाद ड्यूरेशन चेंज कर देंगे, 1 मंथ का 10 मंथ कर देंगे, ठीक है, या फिर वही 15 मंथ का 5 मंथ कर देंगे, लाइक दैट। तो ये सारे ट्रैप्स हैं। ये ट्रैप आप खुद भी आइडेंटिफाई करो सो दैट आपको आपके ब्रेन के थ्रू हो जाएगा। मैं बता दूंगा वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप खुद उसको नोट करोगे तो यू विल रियलाइज इट मोर शार्पली। ओके, दीज आर ऑल द क्वेश्चन। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेडिशनल नॉलेज की या कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस के ऊपर भी आप सॉल्व कर पाओगे, या फिर जो पैटर्न यूपीएससी रिपीट करते हैं अक्रॉस ईयर उससे भी सॉल्व कर पाओगे। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर वैसे लेक्चर में भी कुछ बताने के लिए बचा है नहीं, ठीक है। पीटी तो पढ़ना है, हमको पता है ये पीटी कैसे पढ़ना है, मैंने बता दिया, इन्हीं टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, और बाकी रिसोर्सेज भी बता दिए और ट्रैप्स भी बता दिए। सो आई हैव नथिंग टू टेल एज सच। सो मैं अगर कुछ लोग जाना है तो वो निकल सकते हैं। मैं बस बताऊंगा आपको कुछ चीज़ें कि कैसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो पीओक्यू में क्वेश्चन मेंशन है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टिपिकल कंटेंट बेस की ज़रूरत नहीं है। देखो वही यही फ़र्क है, क्या है ना, टेस्ट सीरीज़ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है एंड यूपीएससी के पीओक्यूज में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आप बार बार टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो योर ब्रेन वायरिंग बिकम्स लाइक दैट कि कीवर्ड जो होते हैं वो आप उन कीवर्ड पे फोकस करते हो जो कोचिंग के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स है, और ना कि जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। अब यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि हमने जो अब आज तक एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे के सारे कंटेंट बेस्ड एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसीलिए जब भी हम पीवाईक्यू को भी अप्रोच करते हैं, यूपीएससी के पेपर को अप्रोच करते हैं, तब हम कंटेंट बेस्ड ही हमारी ब्रेन वायरिंग रह जाती है, ठीक है। एप्टीट्यूड बेस्ड नहीं हो पाते। अगेन मैं यूजुअली बोलता हूँ ये चीज़ कि अभी जो पेपर 1 है वो भी एप्टीट्यूड का हो गया है, सिर्फ पेपर 2 ही एप्टीट्यूड का नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस एड्रेस नहीं होते हैं पेपर 1 के, और उतना कंटेंट स्टोर करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि अगर लेट्स कंसिडर स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 3, अगर और ऑप्शन है कि 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 ओनली एंड नन, ऐसे अगर ऑप्शन लेट्स कंसिडर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे इसमें अगर बहुत ही एकदम माइक्रो डेटा दिया गया है जो कि किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई याद ही नहीं रखेगा उसको, कि ये कौन याद रखता है, तो ध्यान रखना वो स्टेटमेंट रखा गया है आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए, वहाँ पे टू बीट यू इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको समझेगा कि अरे ये स्टेटमेंट तो ज़रूरी ही नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है तो इससे पता चल रहा है कि कौन सा आंसर है कौन सा नहीं करके, या फिर ये स्टेटमेंट इससे पता चल रहा है कि कौन सा आंसर है कौन सा नहीं करके, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से पता चल रहा है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझे कि जब आप बार बार पीओक्यूज को विजिट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी रिपीट्स इट पैटर्न अक्रॉस ईयर, इवन फॉर मेंस। सो लेट्स विजिट सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं भी आपके साथ विजिट कर रहा हूँ, मतलब पहले मैंने सॉल्व किए हुए, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो करेक्ट आएंगे और रॉन्ग आएंगे। मैं तो बस आपको बताऊंगा कुछ लॉजिक, अगर हमको क्वेश्चन में कोई लॉजिक मिला कंटेंट के बाद, तो वी विल सी दैट। सो अब देखो यहाँ पर 2012 का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो मेरा पहले रॉन्ग हुआ था। अब पूछा गया है इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। अभी हमने क्या सोचा कि इंक्लूसिव में जो चीज़ें भाई बड़े बड़े ब्रॉड चीज़ें बोली जाती है, जिन ऑप्शन में ऐसी चीज़ें हो, दैट ऑप्शन सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इंक्लूसिव गवर्नेंस तो हमने भी पढ़ा नहीं है, सिलेबस में तो कहीं मेंशन नहीं है इंक्लूसिव
गवर्नेंस जो भी है वो GS2 में मेंशन है, इकोनॉमी के कंसिडरेशन में तो नहीं है, ये इकोनॉमी के सेक्शन में है। दिस इज ऑन पेज नंबर 251, बेसिक्स में सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट्स सी, क्वेश्चन बोल रहा है इंक्लूसिव गवर्नेंस में, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इसेंशियली इज द कीवर्ड, इसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखो इसेंशियली मेंशन होना, नॉन इसेंशियली मेंशन ना होना, ये डिफरेंट चीज़ है। जैसे नेसेसरीली भी आता है कई ऑप्शन में, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे यूपीएससी क्या इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। 1. परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, एस्टेब्लिशिंग effective district planning committees in all the districts, increasing the government spending on public health, strengthening mid-day meal scheme। ठीक है, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात हो रही है, तो ये तो लगभग इसमें पॉलिटी में चला गया सवाल। तो इसेंशियली इंक्लूसिव गवर्नेंस का क्या पार्ट होगा? इंक्लूसिव, देखो लेट्स कंसिडर फोर्थ, अभी ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन 3 and 4 ओनली, सी ऑप्शन 2, 3 and 4 ओनली, एंड डी ऑप्शन 1, 2, 3 and 4। अब स्ट्रेंथनिंग मिड डे मील स्कीम, ये तो इंक्लूसिव गवर्नेंस में आएगा नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और वो एजुकेशन सेटअप में आ पाए, एजुकेशन के स्ट्रक्चर में आ पाए, इसीलिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई है। तो ये इसेंशियली पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस तो है, तो फोर्थ तो ठीक है। तो फोर्थ होने वाले हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, बी, सी एंड डी। एक ऑप्शन तो ए ऑप्शन चला गया। अब इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, इंक्रीजिंग होगा, ये भी इंक्रीज ही करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्रीज तो नहीं कर सकते, डिक्रीज जैसे ही करेंगे वैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स कि इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए ये भी करना ज़रूरी है। तो 3 and 4, तो 3 and 4 वाले अगेन सेम ऑप्शन रह गया। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट ज़रूरी ही नहीं था अगर आपको फोर्थ स्टेटमेंट समझ गया तो, क्योंकि बी, सी एंड डी तीनों में थर्ड है। ठीक है, तो थर्ड आपको नहीं पता होगा तो यू कैन डायरेक्टली जंप टू सेकंड। अब लेट्स कंसिडर थर्ड में कोई डेटा भी होता तो भी उस डेटा के स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज अगेन तीनों ऑप्शन में वो चीज़ मेंशन्ड है, सो देयर इज़ नो नीड टू रीड द थर्ड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। अब दिस सीम्स टू बी अ बिट ऑफ, क्योंकि ऑल द डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया है तो आई डोंट नो अबाउट इट। एंड परमिटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू द बैंकिंग, तो लेकिन ये तो कोई कंपलसरी नहीं है। अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छे से काम करे तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को परमिशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। सो एक तो फॉर श्योर गया। तो अगर ऑप्शन 1 जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया तो हमारा अगेन एक कट हो गया, तो बी, सी एंड डी 3 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। ठीक है, सॉरी डी भी गया, डी में भी 1 ऑप्शन है, तो बचा बी एंड सी। अब बी एंड सी में से कोई तो इफेक्टिव आंसर है। अब आप योर होल कॉन्सेंट्रेशन वुड बी ऑन स्टेटमेंट नंबर 2 कि एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ध्यान देना है या फिर इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज पे ध्यान देना है। तो मैंने ऑल पे ध्यान दिया था जब मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, सो आई ऑप्टेड फॉर ऑप्शन नंबर बी विच वॉज रॉन्ग। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2, 3 and 4। तो यहाँ पे यूपीएससी ने ऑल के ऊपर फोकस नहीं किया है, बिकॉज यूजुअली हमारा एलिमिनेशन टेक्निक में हमारा दिमाग उधर चला जाता है। यहाँ पे फोकस किया गया है इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज में फोकस किया गया है। एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है, अ पार्टिसिपेटिव वे ऑफ गवर्नेंस वेयर इन सिटीजन एंड द स्टेक होल्डर्स हैव अ स्टे इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। आउट ऑफ गिवन स्टेटमेंट 2, 3 and 4 कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू डू बैंकिंग डज नॉट डायरेक्टली नीड टू बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। हेंस ऑप्शन सी 2, 3 and 4 ओनली इज द आंसर। लेकिन ये ऑल जो है ना, इसको हम इसेंशियली के बेसिस पे काउंटर कर सकते हैं। तो यूपीएससी कई बार ऐसे आंसर देता है जिससे सब लोग अग्री नहीं करते, बट दैट इज़ द रियलिटी, यू हैव टू सेल थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। अब सोशल कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रपोर्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, बी द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स। तो ये तो छोड़ दो, सोशल कैपिटल में तो आएगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बी तो कट गया यहीं पे। ऑप्शन ए, लेट्स सी, ऑप्शन सी है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग ईयर। ये भी सोशल कैपिटल में नहीं आएगा, सोशल कैपिटल इज समथिंग डिफरेंट। अब सोशल कैपिटल हम कहीं पढ़ते नहीं हैं। सी
हम सोशल कैपिटल बस समझते हैं डे टू डे लैंग्वेज से, इंटरेक्शन से, या फिर कहीं पढ़ने में आ गया आर्टिकल में तो, या फिर अगर तुम सर्च करने लगे कभी तो सिलेबस में तो कोई सोशल कैपिटल मेंशन नहीं है एज फार एज तुम सोशोलॉजी के स्टूडेंट ना हो। तो थर्ड वीक चला गया। अब बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, तो ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ रिलेटेड इन पॉपुलेशन, ये तो ये हो सकता है सोशल कैपिटल का पार्ट, बट देन सोशल कैपिटल से ज़्यादा वो आई थिंक डेमोग्राफिक कैपिटल का पार्ट हो गया दैन सोशल कैपिटल। डेमोग्राफिक पार्ट भी सोशल कैपिटल का ही पार्ट है, बट देन आई थिंक जो मोस्ट कॉमन लेमैन ऑप्शन है दैट वुड बी फोर्थ, सिक्स्थ का, एंड दैट इज़ द आंसर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर मुझे जैसे सवाल चाहिए वैसे सवाल मिल नहीं रहे। तो आई विल सी, एक काम करता हूँ मैं, ये सॉल्व में नहीं दिखता हूँ, मैं अनसॉल्व में दिखता हूँ। एक आधा पुराना सवाल होगा। एक आधा मैं एक काम करता हूँ 2023 के प्रीलिम्स में देख लेता हूँ एक आधा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है इन 2023 का सेट सी, ठीक है। 2023 सेट सी पेपर 1 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को आप कंटेंट के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को यू विल हैव टू विजिट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो सिर्फ कंटेंट बेस्ड नहीं होंगे और आपको फिर भी रिस्क उठाना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। अब लेट्स सी द क्वेश्चन, अभी कैसे अप्रोच करना है इसको। अभी मैं बहुत ज्ञान पेल सकता हूँ बिकॉज एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम सिनेरियो में ये लॉजिक लगाना दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है। बाद में तो सब लोग आपको बताएंगे देखो इसमें ये लॉजिक लगा सकते थे, उसमें लॉजिक, वही मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बट देन माई मोटिव इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को बार बार प्रैक्टिस कराओगे इन सारे वायर्ड सेंटेंसेस की, इन सारे कीवर्ड्स की, रादर दैन टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे आप इमीडिएटली स्पॉट कर पाओगे। तो वहाँ पे मिस्टेक कमिट करने के आपके चांसेस बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ज्ञान है, बाकी तो कुछ नहीं। तो द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 फर्स्ट स्टेटमेंट, रिसेंटली all the countries of the United Nations have adopted the first ever, all the countries, recently all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the global compact for safe orderly and regular migration। अब हमको नहीं पता है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन क्या है, हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट होगा एंड सबने अडॉप्ट किया होगा, दिस इज़ वेरी अनलाइकली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी अनलाइकली, ठीक है। उसके बाद सेकंड, तो मैं तो इसको ऑल है इसलिए मैं इसको थोड़ा इनकरेक्ट मान रहा हूँ। तो लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग ऑन द UN मेंबर्स, UN कंट्रीज। UN की बहुत कम चीज़ें जो बाइंडिंग रहती है, बहुत ही कम चीज़ें बाइंडिंग जो रहती है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करते। सो ट्रू सेंस में वो बाइंडिंग रहती भी नहीं है। तो अगेन हमने वो ट्रैप में देखा था कि ये पहला स्टेटमेंट ऑल हो गया, वो तो एक्सट्रीम हो गया, बाइंडिंग भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट मैं रॉन्ग कंसिडर कर रहा हूँ। तीसरा, द GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। ये थोड़ा ऑफ नहीं लग रहा, बिकॉज ऊपर लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। अगर ग्लोबल है तो दिस सेम्स टू बी एक्सटर्नल माइग्रेशन, लाइक इंटर कंट्री माइग्रेशन। इंट्रा कंट्री की बात नहीं हो रही, स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन का तो नेशनल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे ना, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्यों उस चीज़ के लिए डिसाइड करने लगे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है कि GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, दिस सेम्स टू बी ऑफ। सो यहाँ पे लॉजिकल आंसर वुड बी आंसर डी, नन, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बट मैंने एग्जाम सिनेरियो में ये थर्ड वाले पे, अगेन दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज की मैंने गलती की थी जब मैंने प्रीलिम लिखा, तो उसमें मैंने ओनली 1 करेक्ट लिखा, क्योंकि ऊपर 2 में तो मैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की कोई है नहीं, कुछ नहीं अपने पास इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्योर लॉजिक से चलना है। तो पहले 1 और 2 में मैं वो ट्रैप आइडेंटिफाई कर पाया था, लेकिन थर्ड में मैं ट्रैप आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सो आई टिक माई ऑप्शन एज ओनली 1 एंड आई गॉट इट रॉन्ग। लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इसकी आंसर की आउट है सॉरी।
जब आंसर की आउट है तो उसके बेसिस पे मैं कुछ भी बता सकता हूँ आपको, कुछ भी लॉजिक दे सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, बट देन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप विजिट करते रहोगे बार बार। अभी लेट्स कंसिडर इसी में 18th गिव मी मिनट। मच्छर चला गया था गले में, मच्छर नहीं कोई कीड़ा था। एनीवे वैसे मैं नॉनवेज खाता हूँ तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2 ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। 3.2, ठीक है 3.2, ध्यान में रखना। अब ये कौन याद रखेगा कि 3.2 है या नहीं है, और यूपीसी के लिए इजी है डेटा चेंज करना। लेट्स कंसिडर ये 4.2 होगा या 5.2 होगा, तो उसको 3.2 कर दिया तो यूपीएससी ने एकदम परफेक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया वहाँ पे, टू पुट एज ए स्टेटमेंट इन देयर क्वेश्चन, ठीक है। तो हाई चांसेस कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली चेंज करता है। स्टेटमेंट 2, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज, सम, ठीक है, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये तो ऑब्वियस है, ये तो लॉजिकल है। तो मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन, बिल्कुल होगी, कोई ना कोई सम फॉरेन कंपनीज होंगी और मेनी लोकल कंपनीज भी होंगी, क्योंकि उसी के लिए तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट में। तो मैं होता वहाँ पे, क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था, छोड़ दिया था। अगेन उस टाइम भी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी ये सारी चीज़ें समझे जाए, ये बाद में समझे धीरे धीरे, बार बार पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद। सो ऑप्शन इज़, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप पहले गेस करो पॉज करके। एंड ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने टिक किया था क्योंकि यहाँ पर टिक किया हुआ है, राइट। तो इसका ऑप्शन है आंसर डी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, बिकॉज स्टेटमेंट 1 में है। अब मैंने देखा भी उसके बाद डेटा क्या है, तो डेटा चेंज करना इजी है और सेकंड में वेग है स्टेटमेंट। तो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। बस मैंने 2-3 सवाल अभी बोल दिए, इतने ये ज़्यादा है, और मैं कितने भी सवाल यहाँ पे कराऊंगा तो भी जब तक आप इसको थरोली विजिट नहीं करते, थरोली एक एक क्वेश्चन को समझ के उसका पैटर्न नहीं समझ, तब तक कुछ नहीं बनाता। ऑल्सो मैंने देखा है यूजुअली लोगों की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि मेरे भी थे एक टाइम पे, टेंडेंसी ये रहती है टू रन आफ्टर द आंसर कि हमारा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। लेट्स कंसिडर यू हैव अटेम्प्टेड फॉर सम लाइक 10-15-50 PYQs, तो आपका पहला ये रहता है कि पहला अर्ज ये रहता है कि मैं जाके आंसर चेक करता हूँ मेरा करेक्ट है नहीं आया, क्योंकि जैसे ही करेक्ट आएगा वैसे वहाँ पे डोपामाइन हिट मिलेगा, लगेगा नहीं बहुत पढ़ाई हो गई बहुत है, लेकिन दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। आप आंसर के पीछे मत भागो, आंसर के पीछे भागना है सिर्फ प्लेन में, बाकी टाइम आंसर के पीछे नहीं भागना है। आप ये समझो कि वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वैसा क्यों बनाया गया है, उसमें ट्रैप्स कौन से है, लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की गई है। अब ये जो 18 नंबर क्वेश्चन था ना, जब मैं बोलता हूँ ना कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। अब जो स्टेटमेंट 2 है, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इंडिया हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्योंकि हम कंटेंट ओरिएंटेड सोचते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा है रट्टाफिकेशन का, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हम ये सोचेंगे कि प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम जो है, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम जो है, दैट इज़ व्हाट द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज, बट दैट इज नॉट द कीवर्ड, ठीक है, दैट इज नॉट द कीवर्ड। द कीवर्ड इज मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनी, दैट इज द कीवर्ड फॉर यूपीएससी, ठीक है, क्योंकि वो मेनी और लोकल बता रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मैं बता यहाँ पे कोई भी स्कीम लिख दो आप, ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो, ठीक है,
वहाँ पे वो कोई भी स्कीम के लिए मेनी लोकल कंपनीज होंगी ही जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया होगा, और सम फॉरेन कंपनीज होगी ही जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया होगा. सो दैट इज नॉट द कीवर्ड. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज नॉट द कीवर्ड. मेनी एंड सम इज द कीवर्ड. लेकिन ये आपको टेस्ट सीरीज नहीं सिखाएगी, ये PYQ सिखाएंगे, इसलिए PYQ के ऊपर ध्यान दो. सो आई डोंट थिंक आई एम लेफ्ट विथ एनीथिंग टू टेल यू अबाउट इकोनॉमी. और ऑलमोस्ट अपना आई थिंक हो गया है 55 मिनट्स हो गया. सो तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और ध्यान मत दो इन चीज़ों के ऊपर. जैसे मैंने जो आपको बताया है कि 2022 तक का एनालिसिस है मेरे पास, दैट डजंट मैटर. 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 30 सेम ही पैटर्न रहता है यूजुअली. बीच में कुछ अगर बहुत बढ़िया चेंज कर दे, जैसे 2023 में किया था, वो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 या फिर नन के ऑप्शन आए थे. ठीक है, तो वो अगर करेगा तो वो सबके लिए ही करेगा. बट देन वेटेज में कोई चेंज नहीं करता है. लेट्स कंसिडर मनी एंड बैंकिंग के वेटेज से सडनली गवर्नमेंट बजटिंग पे वेटेज ज़्यादा नहीं देने वाला, या फिर फंडामेंटल ज़्यादा नहीं देने वाला UPSC. वो मनी एंड बैंकिंग को ही बार बार पूछेगा. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिर भी चेंज कर सकता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा PYQ उसकी इस पर. इसमें एक और एडिशन कर देना आप लोग कि जैसे जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ओवर द ईयर हुई है, या फिर अक्रॉस लास्ट 1 ईयर हुई है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो, तो UPSC के जो बाकी एग्जाम है, लेट्स कंसिडर अक्टूबर नवंबर के अराउंड NDA 2 हो जाता है, और CDS 2 भी हो जाता है. फिर CAPF हो चुका होता है अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त में, और फिर जियो साइंटिस्ट भी होता है बीच में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है. इन सारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर लेके अगर उसमें आप सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे GS के थीम्स को ना, लेट्स कंसिडर आपको इकोनॉमी वहाँ से कवर करना है, तो ध्यान रखना ओवरऑल नेशनल या ग्लोबल डेवलपमेंट तो लिमिटेड ही है, तो उसमें से कुछ उन डेवलपमेंट में से कुछ डेवलपमेंट के ऊपर UPSC ने इन क्वेश्चन में, इन एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे होंगे. जो CAPF वगैरह ये सारी एग्ज़ाम्स है, ठीक है, CDS वगैरह, इनमें क्वेश्चन पूछे होंगे कोई ना कोई थीम पे. तो यू कंसिडर दैट क्वेश्चन में जो कंटेंट है, जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा गया है, यू कंसिडर दैट एज अ थीम. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट मीन्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर UPSC. तो इसीलिए उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, बिकॉज हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है CDS में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा एडवांस करके CSE में पूछा गया है, क्योंकि CDS यूजुअली फरवरी मार्च में CDS हो जाती है, और बाद में मई जून में UPSC होता है. तो ऐसा कई बार हुआ है. तो आप उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो थीम आपका अच्छे से कवर हो जाएगा. ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अक्रॉस ईयर का आप एनालिसिस करते जाओगे. तो इसलिए पहले CSE के PYQs करो, फिर वो खत्म हो जाते हैं आपके 15-20 साल के. उसे मैं तो बोल रहा हूँ 95 तक करो, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है. 11 तक किया तो भी ठीक है. उसके बाद 11 तक CAPF करो, फिर 11 तक CDS 2 करो, या CDS 1 जो भी है, ये सारे करो. फिर उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि UPSC किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती है. लेकिन जैसे आप टेस्ट सीरीज लोगे, फिर ब्रेन वायरिंग आपकी चेंज हो जाएगी, कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान आपका चेंज हो जाएगा, फिर आपका मेनी और सम से ध्यान जाएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के ऊपर. दैट इज़ हाउ UPSC प्लेज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच गाइज.